आधार हाउसिंग फाइनेंस पर नजर डालते हैं। अभी अभी लिस्ट हुआ है कैंडिडेट और कल नतीजे भी आए। चौथी तिमाही में आधार हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो करीब 27% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब आधार हाउसिंग फाइनेंस की मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। ऋषि आनंद जी जो एमडी एंड सीईओ है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। FY24 के नतीजों की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं। AUM ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रांग रहा है और डिसबर्समेंट ग्रोथ की बात करें तो वहां पर करीब 20% की तेजी दिखाई दी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। FY25 के लिए आपका आउटलुक क्या रहेगा दोनों ही पैरामीटर्स पर, AUM ग्रोथ और डिसबर्समेंट ग्रोथ को लेकर? पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा ईटी नाउ स्वदेश का फॉर हैविंग अस अगेन, थैंक यू सो मच। आपने सही बोला, हमारा FY24 के नंबर्स उम्मीद से थोड़े से अच्छे ही रहे हैं। डिसबर्समेंट ग्रोथ 20% की रही है, 7,000 करोड़ के ऊपर से हमने डिसबर्समेंट किया है। AUM ग्रोथ में हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है, जो कि एक 20,000 करोड़ का बुक हमने क्रॉस किया है। AUM हमने क्लोज किया 21,121 करोड़ पे, जो कि 23% का ग्रोथ था ओवर 23। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एक और मेट्रिक मैं डालना चाहूँगा, 750 करोड़ के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे हमने क्लोज़ किया, जो 33% ग्रोथ है। आपने पूछा कि हमारा हमारा विज़न क्या है आगे के लिए और आगे क्या होगा, तो मैं आपको इस पे 2 साल की हिस्ट्री में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो 20 से 22% का हमारा डिसबर्समेंट ग्रोथ रहा है। 22% से 23% के बीच में हमारा AUM का ग्रोथ रहा है और मेरे को ऐसा कोई भी रीज़न नहीं दिख रहा है कि हम इस ट्रैजेक्टरी को फ़ॉलो ना कर पाएँ। डिमांड साइड पे सफिशिएंट डिमांड है। हमारा स्प्रेड, हमारा रीच 525 ब्रांच से ऊपर है। जैसे हम मार्च 2024 की बात करें, 525 ब्रांच 20 स्टेट में हम हैं, तो हमारा रीच है, डिमांड साइड पे बहुत डिमांड है। तो जो पुरानी ट्रैजेक्टरी रही है 20 से 22% की ग्रोथ की, वो मेंटेन होनी चाहिए। बिल्कुल सर, प्रशांत बात कर रहा हूँ। नमस्कार। और तमाम बातें आपने कारोबार की जो बताई, उनमें जिस विषय पे मैं अब आपसे जानकारी चाहता हूँ वो आपकी एसेट क्वालिटी को लेकर है। अगर मौजूदा एसेट क्वालिटी को देखें तो ज़रा उस पे नज़रिया दीजिए। क्या आपको ये संतोषजनक नज़र आ रही है? किस तरह से इसे देख रहे हैं? दूसरा ये कि आगे फंड रेजिंग प्लान्स किस तरह के हैं? मैं एसेट क्वालिटी की अगर बात करूँ, प्रशांत जी पहले तो धन्यवाद, गुड आफ्टरनून। एसेट क्वालिटी की बात करूँ तो एसेट क्वालिटी अगर मैं 3 साल का आपको ट्रैजेक्टरी बताऊँ तो वो 2022 में हमने एग्ज़िट किया था 1.5% जीएनपीए लेवल्स पे। 2021 पे हमने 2023 में हमने एग्ज़िट किया था 1.2% लेवल पे और ये साल हमने एग्ज़िट किया है 1.08% के लेवल पे। तो पिछले 3 साल से अगर हम देखें तो हमारे जीएनपीए लेवल्स पे इम्प्रूवमेंट हो रही है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी 1.1 1.2% से ऊपर नहीं रही है, बारिंग 2022, जो कि एक आरबीआई सर्कुलर, अगर आपको याद हो तो वन्स एन एनपीए ऑलवेज एन एनपीए का एक सर्कुलर आया था आरबीआई की वजह से, जिसकी वजह से हमारा 30 से 35 पैसे के बीच एनपीए लेवल बढ़ा था और उसको भी हमने अब कंट्रोल कर लिया है। ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। अभी अभी स्टॉक लिस्ट हुआ है। प्रमोटर ग्रुप जो ब्लैकस्टोन ग्रुप है उनका स्टेक करीब 76% के आसपास है। क्या प्रमोटर ग्रुप अपना स्टेक बेचना चाहता है? कितना बेचना चाहता है? और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक का भी करीब 1% स्टेक है कंपनी में। दोनों के शेयर होल्डिंग प्लान्स क्या रहेंगे आगे चलते हुए? जी मैम, आई थिंक आपका नंबर एकदम करेक्ट है। 98.7% शेयर होल्डिंग होती थी ब्लैकस्टोन की लिस्टिंग से पहले, जो गिर के 76% आ गई है। और आईसीआईसीआई बैंक का यू आर राइट, 1% नहीं है, उनका एक्चुअली 1.2% है। एज फार एज आईसीआईसीआई बैंक जाता है तो आईसीआईसीआई बैंक ने इस बार हमारी लिस्टिंग में और ओएफएस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो हमारी एजम्पशन है कि वो कंटिन्यू करेंगे। जहां तक ब्लैकस्टोन की बात है तो ब्लैकस्टोन लॉन्ग टर्म प्लेयर है। जो फंड जिस फंड से उन्होंने इन्वेस्ट किया है हमारे यहाँ, वो फंड की लाइफ मैच्योरिटी 2030 तक है, तो 6 साल और है उस फंड को। तो ये कहना मेरे लिए गलत हुआ कि ब्लैकस्टोन बहुत जल्दी मार्केट में दोबारा आएगा। इसको मैं अगर और एक तरीके से देखना चाहूँ तो जो हमारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है लॉक इन की 6 महीने की और 12 महीने की, ब्लैकस्टोन ने आगे आके उस 6 महीने को 6-6 महीने से और बढ़ा दिया है, तो ताकि इन्वेस्टर्स को और कंफर्ट मिल पाए। तो 6 साल और बचे हैं इस फंड फंड लाइफ को, तो बहुत जल्दी वो मार्केट में नहीं आएँगे।
एक चीज़ सर, ज़ाहिर सी बात है कि फोकस हम करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कारोबार पे। ख़ास तौर पे इस लिहाज से बताइए कि जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आपकी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। इस लिहाज से अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस पर आउटलुक जानना चाहें तो वो किस तरह का है? प्रशांत जी, आपने ठीक बोला। कंपटीशन हर हर कंपनी चाह रही है कि इसमें इस बड़े केक में अपना पाई बनाए। बट हमारे साथ एडवांटेज ये है प्रशांत जी कि एक तो हम लार्जेस्ट हैं अपने सेगमेंट में बाय फार। हमारा क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर 15-16 हज़ार करोड़ के बीच में है। और हमारे साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम पैन इंडिया प्लेयर हैं। जब मैंने आपको बताया कि हम 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में हैं, तो हमारा जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है वो 13 स्टेट में ही है खाली। तो अगर हमको कंपटीशन फेस होता है तो वो थोड़ा-सा रीजनल कंपटीशन फेस होता है जब हम अलग-अलग स्टेट की बात करते हैं, बट पैन इंडिया लेवल पे हमें कोई कंपटीशन फेस नहीं होता है। और हम इ इसको लेके हम ये भी नहीं है कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि हम आगे कैसे एक्सपैंड करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम 3 से 5 साल हमेशा कंपटीशन से आगे रहें। जैसे कि अभी अगर आप मेरे से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछें तो हम ये बताना चाहेंगे कि 75 70 से 75 ब्रांचेज़ हम हर साल आगे लाते रहेंगे और हम डीपर जाते रहेंगे बड़े स्टेट्स में। जब हम डीपर कहते हैं तो हम छोटे तालुकाज़, अर्बन, सेमी अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं, छोटे तालुकाज़ होते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जहाँ हम ब्रांचेज़ अब खोल रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे होगा। हालाँकि ये कारोबार और बाकी पहलुओं से अलग, हाल-फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम जो नियामक संस्थाएँ हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो एक पारदर्शिता लाने के लिए जिस तरह से तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रही हैं। हाल-फिलहाल हमने देखा बहुत बड़े एक्शन हुए। इसको आप सभी किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि कई बड़े नाम भी रहे जिन पे एक्शन हुआ और कई जगह अनियमितताएँ पाई गईं। तो इस लिहाज से या कई जगह हमने ये देखा कि जो सिस्टम है उसमें उतनी बेहतरी नहीं थी, इस वजह से एक्शन नज़र आया जो कस्टमर की जो आकांक्षाएँ, उम्मीदें उस पे खरे नहीं उतर पाए। तो इसे आप कैसे देखते हैं? प्रशांत जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा नहीं और मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई ना कोई मेरे से पूछे। देखिए, रेगुलेटरी एक्शन और रिएक्शन वाली जब बातें होती हैं, तो अगर अगर आपको रेगुलेटर ने बोला है कि ये कंप्लायंस की चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर, अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो एक्शन होगा। अब जैसे अभी हाल-फिलहाल एक सर्कुलर आया है 29 ऑफ अप्रैल को, जहाँ इंटरेस्ट को लेके एक रेगुलेटर ने हमको डायरेक्टिव दिया है और सारे बैंकिंग सेक्टर को दिया है। तो और रेगुलेटर ने हमको टाइम दिया है कि अपने सिस्टम्स को आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिए, बिकॉज़ इट इज़ इन द अल्टीमेटली ये कस्टमर के बेनिफिट में है। तो हम जैसे 14 साल पुरानी कंपनी है प्रशांत जी, और हम एक बहुत कंप्लायंट कंपनी रहे हैं। हमारे आज तक 14 साल में हमें किसी तरीके का पेनल्टी नहीं लगाई गई है। हमारे जो रेगुलेटर थे नेशनल हाउसिंग बैंक, अब आरबीआई हैं। तो हम जिस तरह नज़रिए से मैं देखता हूँ कि देखिए, अब रेगुलेटर तो ये बोलता है कि कस्टमर एंड एंड ऑफ द डे कस्टमर शुड बी हैप्पी। कस्टमर के इंटरेस्ट में हर चीज़ होनी चाहिए, और उस उसी पहलू में रेगुलेटर ने आपको एक कंप्लायंस की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी है जो एक हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी चाहिए। अपने ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो हम अप टू डेट रहते हैं कंप्लायंस में। उस पे ये एक ऐसी चीज़ है, गवर्नेंस और कंप्लायंस, जहां हमारा बोर्ड भी, बोर्ड में हमारे बहुत बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं, जैसे कि एक्स एसबीआई के चेयरमैन, जो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, ओपी भट्ट साहब, वो हैं। तो कंप्लायंस और गवर्नेंस में ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कॉल नहीं लेती है और कोई भी लूज़ एंड नहीं छोड़ती है। चाहिए और ये एक तरह की एक मिसाल भी होनी चाहिए जिसके ज़रिए आने वाले वक्त में और पारदर्शिता बढ़े। बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका, हमसे जुड़ने के लिए। बड़ी अच्छी चर्चा रही। आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके कारोबार के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। ये सफ़र ऐसे ही बेहतरीन बना रहे, आप नई ऊँचाइयों को छुएँ। चलिए, अब इस लिहाज से तमाम बातें आपने सुनी, हमने हर पहलू को टटोल लिया, कारोबार के हर हिस्से को समझ लिया, जान लिया, आगे के ग्रोथ आउटलुक को समझ लिया। स्टॉक पर एक्शन भी आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 0.25% की तेजी आधार हाउसिंग फाइनेंस में नजर आ रही है। आज बैंकिंग स्टॉक्स भी भाग रहे हैं, तो जरा आधार हाउसिंग फाइनेंस पर वैशाली जी अपना नजरिया दीजिए, कैसा लगता है यहां से आपको? आई थिंक मेरे पास डेटा काफ़ी कम है, बट आई थिंक इट शुड डू वेल। जिस तरह से जो भी मेरा ये डेटा है, तो लंबे समय का कंसोलिडेशन है। सो एज़ लॉन्ग एज़ 330 लेवल्स सपोर्ट में होल्ड कर रहा है, आई थिंक दिस स्टॉक शुड शो स्ट्रेंथ। और नियर टर्म रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से 348, 350 का है। तो इसके आगे जाएगा तो आई थिंक ये स्टॉक तैयार हो जाएगा 370, 380 के टारगेट्स के लिए।
अली जी के पास जितना डेटा मौजूद है उस हिसाब से और बाकी ट्रेंड्स के हिसाब से और मैनेजमेंट की कमेंट्री को अगर हम आधार माने तो यहाँ से अच्छा लगता हुआ 370, 380 और ऊपर के लक्ष्यों के लिए पसंद आता हुआ।